आ जाइए जी। अब हमें स्टार्ट करना है डिबेंचर्स से। तो जी डिबेंचर्स भी हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं, राइट। अगर आपको याद हो या आपने कंपनी लॉ पढ़ा हो मॉड्यूल 1 का, तो जी डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा शेयर कैपिटल है, चैप्टर नंबर 3 हमारा मेंबरशिप है और चैप्टर नंबर 4 क्या है, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। तो उस चैप्टर में बड़ा डीपली दे रखा है डिबेंचर्स के बारे में। और कंपनी लॉ में डिबेंचर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लोज 30 के अंदर कहता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कहता है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कहता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि राइट्स या लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है, राइट। तो जी बड़ी सिंपल सी बात कही गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम डिबेंचर बोल सकते हैं, राइट। तो डिबेंचर जब भी हम वर्ड यूज करते हैं हम कहते हैं जी कंपनी डेट रेज कर रही है बाय इशूइंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो हम कहते हैं जी कंपनी कैपिटल रेज कर रही है बाय इशूइंग इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंपनी डेट रेज कर रही है बाय इशूइंग इंस्ट्रूमेंट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए और कंपनी किसी बैंक के पास अप्रोच करती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अप्रोच करती है, तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सिंगल वेंचर में इतनी हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने से डरेगा। क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक साथ कितने पैसे डूबेंगे, 100 करोड़ रुपए डूबेंगे, राइट। तो उस केस में एक टर्म यूज की जाती है कंसोर्टियम डेट, मतलब कुछ बैंक्स मिलकर कंपनी को ये उधार देते हैं। या कंपनी के पास दूसरा वे क्या है कि कंपनी कहता है 100 करोड़ रुपए रेज करने के लिए 100 रुपए के 1 करोड़ डिबेंचर्स इशू कर सकती है, किसको, पब्लिक। अब इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि भैया पब्लिक में मेरे जैसा इंसान, आप जैसा इंसान जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है और जिसे लगता है कि हाँ कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस है, जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि टाटा है, हमें लगता है कि भैया ये कंपनी पैसे मारकर नहीं भाग सकती। लेकिन मेरे पास इन्वेस्ट करने को है जी 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए, आपके पास इन्वेस्ट करने को है 1 लाख रुपए। अब कंपनी को चाहिए 100 करोड़, तो बट ऑब्वियस सी बात है हम तो ये डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन जब कंपनी 100 रुपए के 1 करोड़ डिबेंचर्स पब्लिक के लिए लेके आ रही है, तो वहां पर मैं भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं भी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठा करके कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकती है। और पब्लिक को बेनिफिट क्या है कि भैया हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि डिबेंचर का मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट, चाहे कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो कुल मिलाकर इस डेफिनेशन ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया डिबेंचर्स मे बी सिक्योर्ड, मे बी अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो कंपनी अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी वैल्यू कम से कम 100 करोड़ रुपए होगी, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी क्या क्रिएट कर देगी, चार्ज क्रिएट कर देगी। चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ में, चैप्टर नंबर 5 चार्ज का ही है, राइट। तो कंपनी अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए। अगर कंपनी ने कल को डिफॉल्ट किया, डिबेंचर होल्डर्स के पैसे नहीं दिए टाइम पर या इंटरेस्ट पे नहीं किया डिबेंचर होल्डर्स का, तो इस प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और डिबेंचर्स इशू करने के लिए किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करती है, तो हम कहते हैं जी डिबेंचर्स क्या है, सिक्योर्ड है, ऐसे कहीं नहीं जाने वाले। क्यों?
क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज है। ठीक है, अगर कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं करती तो हम कहते हैं डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है, मतलब कंपनी की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज नहीं है। कल को कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स हक नहीं दिखा सकते, उस प्रॉपर्टी से अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकते, तो अनसिक्योर्ड, राइट। अनसिक्योर्ड को हम नेकेड भी बोलते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां पर डेफिनेशन में कहा गया कि भैया डिबेंचर्स में बी सिक्योर्ड में बी अनसिक्योर्ड, लेकिन जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अगर इशू किए जा रहे हैं तो उसको डिपॉजिट्स कंसीडर किया जाए। और जब हम सिक्योरिटी लॉज को डीपली पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर पब्लिक इशू की बात करते हैं तो एज पर सिक्योरिटी लॉज कंपनी कैनॉट कम आउट विद द पब्लिक इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो पब्लिक इशू की बात करें तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का ही पब्लिक इशू लाया जा सकता है। However, the instrument referred to in Chapter 3D of RBI Act or such other instrument as may be specified by the central government, कहता है जी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर कंसीडर नहीं करेंगे, जो कहां पर स्पेसिफाइड है, चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट, या फिर जिसको स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर दे कि भैया इनको आप डिबेंचर कंसीडर नहीं करो। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या बता रखे हैं एज पर योर बुक, कहता है इट इज इशूड बाय द कंपनी एज सर्टिफिकेट ऑफ इनडेटनेस, कि भाई कंपनी ने उधार लिया है उस चीज का सर्टिफिकेट है डिबेंचर सर्टिफिकेट। इट इज यूजुअली इट यूजुअली इंडिकेट्स द डेट ऑफ रिडम्पशन। अच्छा, डिबेंचर्स में क्या होता है, हम डिबेंचर को कहते हैं प्योर डेट, हम डिबेंचर्स को कहते हैं प्योर डेट। प्योर डेट क्यों, क्योंकि कंपनी हमें कह रही है कि देखिए जी मैं आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रही हूं। लैपटॉप हैंग हो गया, कोई नहीं हम लोग डिबेंचर्स को कहते हैं प्योर डेट, क्योंकि कंपनी क्या कह रही है कि देखिए जी मैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनडेटनेस इशू कर रही हूं, तो जी मैं आपसे 100 रुपए ले रही हूं, ये फेस वैल्यू है डिबेंचर। ठीक, ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए लिए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए लिए जा रहे हैं, लेट्स से 10 इयर्स के लिए। ठीक है जी, आफ्टर 10 इयर्स आपको आपकी फेस वैल्यू तो मिल ही जाएगी। फेस वैल्यू कितने की, 100 रुपए की। हो सकता है कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहे कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम आपको फेस वैल्यू के साथ साथ लेट्स से 10% प्रीमियम भी दे, तो आपको खाली फेस वैल्यू नहीं हम 110 रुपए देंगे। ठीक है, और 10 सालों के लिए हम ये पैसा ले रहे हैं तो हम आपको पर एनम लेट्स से 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको हाफ ईयरली पे किया जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब पूरे साल का 12%, तो हर 6 महीने में आपको 6% इंटरेस्ट पे किया जाए। तो यहां पर कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, सिंपल सी बात, नो इफ नो बट नो कंडीशंस। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम प्योर इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कंपनी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर कंपनी बहुत सारे इफ और बट लगा रही है कि जी हम आपसे लेट से 100 रुपए ले रहे हैं, पहले 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो इफ लगा दिया, लेकिन 3 साल के बाद अगले 4 सालों तक अगर आप हमारे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखेंगे तो हम आपको मार्केट रेट से 3% ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बट लगा दिया, राइट। और उसके बाद अगर आप चाहो
तो अपने इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कंडीशन लगा दी। तो इस टाइप का अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर बहुत सारे हमारे पास इफ एंड बट है, तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली हम कहते हैं, अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है तो बॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर डिबेंचर और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या, आज तक समझ ही नहीं आया। जब हम डेट कैपिटल की बात करते हैं तो डिबेंचर्स भी डेट है, बॉन्ड्स भी डेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो जहां पर प्योर डेट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस है, नो इफ नो बट। सिंपल सी बात जी, 10 साल के लिए पैसा ले रहे हैं, ईयरली आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, आप एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वी विल पे यू 10% प्रीमियम अलोंग विद द फेस वैल्यू। खत्म, सिंपल सी बात, नो इफ नो बट। कंपनी को प्रॉफिट होता है नहीं होता है, 2 साल में क्या होगा, 4 साल में क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन जहां पर बहुत सारे इफ एंड बट है हमारे पास कि हाँ जी कंपनी को शुरुआत में 3 साल प्रॉफिट नहीं हो रहा इसलिए हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो 3 साल के बाद अगले 4 साल में हम आपको इंटरेस्ट देंगे और मार्केट रेट से आपको 10% ज्यादा देंगे, 5% ज्यादा देंगे, और 7 साल के बाद हम आपको ऑप्शन देंगे कि अगर आप चाहे तो अपने पैसे वापस ले सकते हैं, चाहे तो इक्विटी शेयर्स में अपने इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो भी उस वक्त मार्केट प्राइस चल रहा होगा। तो जहां बहुत सारी कंडीशंस है, इफ है बट है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बॉन्ड। ठीक है जी। तो डिबेंचर्स के केस में इट यूजुअली इंडिकेट्स द डेट ऑफ रिडम्पशन एंड आल्सो प्रोवाइड फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड डेट और डेट्स। इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर कंपनी क्या इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है जिसके अगेंस्ट कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट, it creates a charge on the undertaking or the asset of the company. Debenture holders do not have any voting right. तो कंपनी लोगों ने बड़ा क्लियर कट कहा कि भैया डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। डेट कैपिटल है ना, तो क्रेडिटर्स हो गए डिबेंचर होल्डर्स, तो क्रेडिटर्स के पास वोटिंग राइट थोड़ी ना होगा। कंपनी शैल पे इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है जी। While issuance of debenture, the company shall ensure that the parameters for designation of deposits, मतलब कुल मिला के याद रखिएगा कि अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हो या डिबेंचर्स ऐसे इशू कर रहे हो कि उसे डिपॉजिट कंसीडर किया जाए, तो चीज दिमाग में रखिए डिबेंचर्स इशू करते हुए कि क्या कंपनी लॉ में इन डिबेंचर्स को डिपॉजिट तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी, कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर्स। तो जी डिबेंचर्स में भी फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब जो कि एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि जी एक स्पेसिफाइड डेट के बाद आपके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि कभी कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। आपने डिबेंचर्स परचेज करे हैं, आपको एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन फेस वैल्यू मिल जाएगी। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब कुछ अमाउंट आपको वापिस मिल जाएगा। 100 रुपए के डिबेंचर्स परचेज किए मान के चलते हैं जी, मैंने कितने डिबेंचर परचेज किए, लेट से 100 डिबेंचर्स परचेज किए, तो कितने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। मुझे कहा गया जी 50% कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स है, तो जो स्पेसिफाइड पीरियड है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद 5,000 रुपीज के मुझे क्या मिल जाएंगे, इक्विटी शेयर्स, और बाकी 5,000 रुपीज मुझे क्या मिल जाएगा, कैश। मतलब मेरे पैसे रिडीम कर दिए जाएंगे, मेरे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए जाएंगे, राइट। तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जी fully convertible debentures, these are converted into equity shares of the company with or without premium as per the terms of the issue on the expiry of the specified period या periods. If the conversion is to take place at or after 18 months from the date of allotment but before 36 months, तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर कन्वर्जन हो रही है आफ्टर 18 months but before 36 months, conversion is optional on the part of debenture holders.
एज पर द ICDR रेगुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन दीज डिबेंचर्स अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन, बट ऑब्वियस सी बात है जब तक डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है इक्विटी शेयर्स में तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट याद रहेगा ना कि भैया डिबेंचर्स एक्चुअली में डेट कैपिटल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रेडिटर का इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ जाइए जी। Non-convertible debentures. So these debentures do not carry the option of conversion into equity shares and therefore redemption on the expiry of the specified period. तो मतलब कुल मिलाकर इनको रिडीम किया जाता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो issuer is required to list its public issue of non-convertible debentures on the stock exchange as per the I issue and listing of debt securities regulation 2000। ठीक है जी। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो उनकी लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक इशू लाया जा रहा है तो लिस्टिंग इज मैंडेटरी। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, पब्लिक इशू क्या होता है, अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मैंने कहा जी, कुछ पार्ट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ पार्ट आपका रिडीम कर दिया जाता है। तो these may consist of two kinds, namely convertible and non-convertible. The convertible portion is to be converted into equity shares at the expiry of specified period. However, the non-convertible portion is redeemed at the expiry of specified stipulated period. अगर conversion takes place after 18 months, तो conversion is optional at the discretion of the debenture holder। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, अगर कन्वर्जन हो रही है आफ्टर 18 मंथ्स बट बिफोर 36 मंथ्स, तो इस केस के अंदर डिबेंचर होल्डर की ऑप्शन है कि वो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाए या ना करवाए, चाहे फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है चाहे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो मतलब जहां पर ऑप्शन है जी, आपकी मर्जी है, आप कन्वर्ट करवाओ या कन्वर्ट मत करवाओ, राइट। तो ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के पास भी हो सकती है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, ऑप्शन एक कंपनी के पास भी हो सकती है। तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर इज द काइंड ऑफ डिबेंचर विच कैन बी, जरूरी नहीं है कि विच विल बी कन्वर्टेड, विच कैन बी कन्वर्टेड एट इनटू शेयर्स at the expiry of certain period at a predetermined price। तो जी आपको कहा जा रहा है कि आज हम आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं जी, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, आफ्टर 2 इयर्स आप चाहे तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको 100 रुपए का एक डिबेंचर एक इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 साल बाद आप देखेंगे मार्केट प्राइस क्या है, आपको लग रहा है मार्केट प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है इक्विटी शेयर्स का, तो आप फटाफट से ले लेंगे। अगर मार्केट प्राइस कम है 100 रुपए से इक्विटी शेयर्स का, तो आप कहेंगे भैया मुझे कन्वर्ट नहीं करवाने इक्विटी शेयर्स में, मुझे तो 100 रुपए मेरे वापस दे दीजिए, राइट। ठीक है जी। इन्होंने जो बाकी चीजें दे रखी है ना, ये एक्चुअल में इन्होंने बड़े जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि सिक्योरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, तो ये चीज मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। और जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बी प्योर में बी हाइब्रिड, जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड्स तो सिक्योरिटी ही कंसीडर किया जाता है बॉन्ड्स को भी। ठीक है जी। तो जो ये ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है इनको बेसिकली हाइब्रिड सिक्योरिटी में कंसीडर किया जाएगा। आ जाइए जी, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटी, लेकिन ऐसी डेट सिक्योरिटी जहां पर बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, मतलब प्योर डेट सिक्योरिटी नहीं होती। बॉन्ड्स को हम बेसिकली हाइब्रिड में कंसीडर करते हैं, राइट, where the issuer is bound to pay specific rate of interest agreed as per the terms of the payment and repay principal amount at a later time, right। The bond holders are generally like a creditor where the company is obliged to pay the amount। ठीक है, bonds का मैंने आपको बता दिया करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। बॉन्ड हैज ए फिक्स्ड फेस वैल्यू विच इज, जो करेक्टरिस्टिक्स हमने डिबेंचर्स की पढ़ी है लगभग वही करेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड की भी है सारी, बस फर्क इतना कि बॉन्ड्स में और बहुत सारी चीजें ऐड कर दी जाती है, ऑप्शंस दे दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए कंपनी
आपको इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है और कंपनी कह रही है जी इंस्ट्रूमेंट कितने का है, 1,00,000 रुपए, फेस वैल्यू क्या है इंस्ट्रूमेंट की, 1,00,000 रुपए, और आपको इसके ऊपर ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलना है, 10%। इसका मतलब कितना हो गया, 10,000 पर ईयर, पर एनम। बट कंपनी कह रही है हमारे पास जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम ये फंड्स रेज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से हमें पहले 5 साल तो कोई इनकम होने ही नहीं वाली, तो हम ये इंटरेस्ट पे कहां से करेंगे, राइट। तो कंपनी कह रही है जी हर साल आपको इस इंटरेस्ट के बदले एक और इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, 10,000 रुपए का एक और इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, ठीक। तो कायदे से हर साल आपको 10,000 रुपए का एक और इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट पर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे तो मार्केट में उस इंस्ट्रूमेंट को सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का बॉन्ड हो गया, जहां पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बल्कि इंटरेस्ट के बदले उतने ही अमाउंट का एक और इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का बॉन्ड हो गया, राइट। तो बॉन्ड्स कहता है जी कंपनीज भी इशू करती है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू करते हैं। फिर जी बॉन्ड्स में भी टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, में भी नॉन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। तो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जहां पर, अब देखिए जी टैक्स सेविंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, और जितना अमाउंट आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से अप टू 1 लाख पर एनम, आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन ले लीजिए। मतलब अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम बनती है 5 लाख रुपए, तो आपको उस इनकम पर टैक्स पे करना है। लेकिन अगर 1 लाख की आप डिडक्शन ले लेते हैं इनकम में, 5 लाख की इनकम में से 1 लाख इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा इस 1 लाख को आप ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर लीजिए, आपकी ग्रोस टोटल इनकम 4 लाख मानी जाएगी, और आपको 4 लाख पर टैक्स पे करना है, राइट। तो ये क्या हो गया, टैक्स सेविंग बॉन्ड। गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है इस बॉन्ड को, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स का लालच नहीं देगी कि आपका टैक्स सेव होगा जी, या जो इस बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको टैक्स का लालच नहीं देगी, तो आप उस पैसे को अपनी तिजोरी में बंद करके रखेंगे। जो पैसा तिजोरी में बंद है, जो पैसा तकिए के नीचे दबा के रखा हुआ है, वो ना आपके काम आ रहा है ना किसी और के काम आ रहा है। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया उस पैसे को बाहर निकालो, वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में चैनलाइज करो, ताकि वो पैसा इकोनॉमी की ग्रोथ के काम आए, राइट। और वो आप बाहर कब निकालोगे, जब आपको लालच मिलेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड्स गवर्नमेंट जनरली इशू करती रहती है या फिर अलाउ करती रहती है, राइट। आ जाइए जी, आ जाइए। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या हो गए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, तो दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय आइदर डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये काम करता है आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये काम कौन करता है, आरबीआई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज होती है, जिन्हें हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज या ट्रेजररी बिल्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, वो सारे इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके अंदर ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज होती है, हम लोग डायरेक्टली उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बेसिकली बिडिंग होती है, और बिडिंग जो करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स हैं, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस बिडिंग करते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है उन बॉन्ड्स में, तो आप उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, राइट। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। So these bonds are secured as they are backed up by the security from the government. तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो सिक्योर्ड होते हैं, गवर्नमेंट की गारंटी है। These are generally offered with low interest rate. क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड है, गारंटी है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे वापस। तो जितने ज्यादा सिक्योर्ड होंगे इंस्ट्रूमेंट, उतना ही कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जितना ज्यादा अनसिक्योर्ड या रिस्की होगा इंस्ट्रूमेंट, उतना ही सामने वाला आपको ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि कंपनीज इशू करती है, दे में बी सिक्योर्ड, में बी अनसिक्योर्ड, लेकिन अगेन
जब भी कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, स्पेसिफिकली पब्लिक इशू लेके आ रही है, तो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। सर ये क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, जिसे हम कहेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंडिया के अंदर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होती है एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि कंपनी के एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को रेट कर रही है कि एक्चुअल में कितना रिस्क है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब कि एक्चुअल में कितना रिस्क है। तो जी बकायदा रेटिंग दी जाती है, ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए नेगेटिव, राइट, बी, सी, इस तरह से रेटिंग दी जाती है, जिसके बेसिस पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ये बता रही है इन्वेस्टर को, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जी हमारे अकॉर्डिंग कंपनी ने हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन डिपॉजिट करवाई है, उसके अलावा मार्केट से हमें जो जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्क हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का। अब जी वो रेटिंग दे रही है, सिर्फ वो अपनी ओपिनियन नहीं दे रही, वो तो सिर्फ रेटिंग दे रही है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना ओपिनियन नहीं दे रही, वो सिर्फ रेटिंग दे रही है। उस रेटिंग के बेसिस पर ओपिनियन आपको बनाना है कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन क्रेडिट रेटिंग हमें हेल्प करती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एक इलिटरेट पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, इलिटरेट तो छोड़िए, लिटरेट भी मान लीजिए, जो कि ग्रेजुएट है, लेकिन उसको ये फाइनेंशियल टर्म्स समझ में नहीं आती, उसको नहीं पता कि भैया किसी कंपनी के किसी इशू को कैसे जज किया जाए, क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने हैं, कंपनी के क्या क्या फंडामेंटल्स हमें देखने हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फंड्स रेज करनी है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक्चुअल में हमें देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, और हम देखते कुछ नहीं है। हम क्या देखते हैं, ओहो सामने वाला रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, ओ भैया रिलायंस की शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, चल रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। ये देखे बिना कि एक्चुअल में रिलायंस का बिजनेस क्या है, करंट प्रोफाइल क्या है, करंट रिस्क प्रोफाइल क्या है, करंट मैनेजमेंट क्या है, करंट फंडामेंटल्स क्या है, पास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हम कुछ भी नहीं देखते। इनफैक्ट इतना कुछ देखेंगे तो हमारा दिमाग खाली हो जाएगा, तो बिना कुछ देखे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट रेटिंग से कम एक ओवरव्यू तो मिलता है, ओहो इसको ए प्लस प्लस रेटिंग मिली हुई है, इसका मतलब सिक्योर्ड है यार, पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, हम एक ओपिनियन बना सकते हैं, क्योंकि ये रेटिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी ने दी। हाँ जी, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। उसके अलावा जी टैक्स सेविंग बॉन्ड्स मैंने आपको बता ही दिया। इन इंडिया टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग। बट एक्चुअल इंटेंशन क्या होती है, इन्वेस्टर को बेनिफिट देना? द आंसर इज नो। एक्चुअल पर्पस क्या होता है इसका? गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए जो आप तिजोरी में दबा के बैठे हुए हो, जो कैपिटल किसी के यूज नहीं आ रही है उसको गवर्नमेंट बाहर निकलवाना चाहती है, ताकि वो कैपिटल मार्केट में चैनलाइज हो और लोगों के पास वो इन द फॉर्म ऑफ डेट या इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल पहुंचे, वो इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करे, राइट। तो अलोंग with getting normal interest, bond holder would also get tax benefit in India. All these bonds are listed in NSE या BSE, right? Hence they can be easily liquidated and sold in the open market. ठीक है जी। Test your knowledge. So how is bond different from the debentures? I think आप इसका आंसर अब लिख सकते हैं कि डिबेंचर्स क्या है, एक प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट, जबकि बॉन्ड्स क्या है, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो जी डिबेंचर्स कौन इशू करता है? कंपनीज। बॉन्ड्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कंपनी भी इशू कर सकती है, बैंक के अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू किए जा सकते हैं। क्या डिबेंचर्स टैक्स सेविंग डिबेंचर्स होते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन क्या बॉन्ड्स टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हो सकते हैं? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रोवाइड बेनिफिट टू मतलब स्पेसिफिकली किसी बॉन्ड के लिए इन्वेस्टर्स को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट किया जा सकता है कि आप इस बॉन्ड में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया आपका ये इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, या फिर आप जो इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, राइट। तो आप बहुत इजीली 3-4 पॉइंट्स डिबेंचर और बॉन्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब दोबारा से
हम कह रहे हैं कि बेसिकली सिक्योरिटी लॉज हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, राइट। तो जी कंपनी के पास फंड्स रेज करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं? कहता है जी कंपनी फंड्स रेज कर सकती है इन इंडिया, या फंड्स रेज कर सकती है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया हमने कहा जी कंपनी फंड्स रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल या इन द फॉर्म ऑफ डेट। कैपिटल में हमें कहा गया जी या तो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में हमें कहा गया जी विद वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, या फिर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, मतलब डीवीआरस। डेट के अंदर हमें कहा गया जी सिंपल लोन्स बोरोइंग्स हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट इशू करके डेट फंड्स रेज किए जा सकते हैं। जैसे कि हमें कहा गया जी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट। उसके अलावा जी हमने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है डिपॉजिट्स भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर्स से या पब्लिक से, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड इंडिया की बात करूं तो अगेन कंपनी फंड्स रेज कर सकती है या तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ध्यान से देखिएगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ डेट। इक्विटी क्या मैं सेम वर्ड यूज करता हूं, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर्स जनरली इशू किए जाते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स कह लीजिए, ठीक। अब जी डेट को हम एक कॉमन टर्म देते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या टर्म दे रहे हैं हम डेट को? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आउटसाइड इंडिया से कंपनी अगर डेट रेज कर रही है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है जी। कैपिटल कहता है जी या तो प्राइवेट इक्विटी हो सकती है, प्राइवेट इक्विटी का मतलब कहता है जो शेयर्स इश्यू किए गए हैं फॉरेनर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के, या फिर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एडीआर जीडीआर हो सकते हैं। वे कंपनी आउटसाइड इंडिया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर रही है या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू, ठीक। जब हम डेट की बात करते हैं तो कहता है जी सिंपल लोन हो सकता है, अगेन डेट चाहे लोन के फॉर्म में चाहे इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाएगी, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड जो हमारे पास आरबीआई की गाइडलाइंस है हमें वो कंप्लाई करनी, ठीक है जी। या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपकी बुक में कहा गया जी आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स हम बता रहे हैं, एक एफसीसीबीज, एक एफसीईबीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी, मतलब हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और वो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं फॉरेन करेंसी में, राइट। तो बॉन्ड्स क्या है? कहता फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। लेट्स से डॉलर में यूएसए में हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो जी इंडियन कंपनी को बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलेगी और वो भी डॉलर में, तो इंडिया का भी बेनिफिट है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है इंडिया के अंदर, राइट। तो मींस बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। अच्छा, जब हम बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी में इशू कर रहे हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन देना पड़ेगा, प्रिंसिपल या फिर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी किस में पेएबल होगा? दैट इज आल्सो पेएबल इन फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात, राइट।
तो FCCBs आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाईलाइट कर रहा हूं जी पॉइंट्स को, अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट विच कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है तो एन ऑप्शन फॉर कन्वर्जन इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी। तो कंपनी इशू कर रही है जी FCCB, नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, मान के चलिए कंपनी ए इश्यूज बॉन्ड्स विद द फॉलोइंग टर्म्स। ये जी इशू प्राइस क्या बॉन्ड का, 1000 रुपए, कूपन रेट, कूपन कूपन वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ, कूपन वर्ड जहां भी पढ़ोगे और कूपन के साथ रेट लिखा हुआ है या फिर खाली कूपन भी लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट रेट, कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या है, 2%। अब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि पर एनम है, पर मंथ है, तो हम पर एनम मान के चलेंगे, 2% पर एनम। मैच्योरिटी 2 इयर्स, तो जी 2 सालों तक तो क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना, 2% के अकॉर्डिंग। और 2 सालों के बाद सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो बॉन्ड को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है कंपनी के। अब जी एज पर टर्म्स ऑफ इशू कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 800 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो जी जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 इयर्स तक तो सामने वाले को 2% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा पर एनम। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब उसे देखना है कि मार्केट प्राइस क्या है कंपनी के इक्विटी शेयर्स का। अगर मार्केट प्राइस 800 रुपए से कम होगा तो वो कहेगा कि भैया नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी 800 रुपए में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगी। मान के चलिए कि मैंने 4 बॉन्ड लिए हैं, 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, ठीक है, ऑल दो डॉलर में होगी ये, लेकिन ठीक है हम रुपये में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेके चल रहे हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 4000 रुपए। अब जी 2 साल के बाद मुझसे कहा जाता है कि आप इसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक्चुअल में मुझे कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, कहता है जी 5 इक्विटी शेयर्स। कैसे, 800 रुपीज का एक इक्विटी शेयर, 800 रुपीज का एक इक्विटी शेयर, सिंपल सी चीज। तो मुझे 5 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अब मैं मार्केट वैल्यू देखूंगा ना कि एक्चुअल में जब मुझे कन्वर्जन के लिए कहा जा रहा है तब मार्केट वैल्यू 800 रुपए से कम है या ज्यादा है। अगर 800 रुपए से कम होगी मैं कहूंगा भैया मुझे नहीं कन्वर्ट करवाना, मेरे 4000 मुझे वापस दे दो। अगर 800 रुपए से ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा हाँ भैया मुझे कन्वर्ट करवानी है। 900 रुपए मार्केट वैल्यू और 800 रुपए में कंपनी मेरे शेयर्स मुझे दे रही है, तो 100 रुपए का सीधा सीधा फायदा, हाँ भैया मुझे कन्वर्ट करवानी है, सिंपल सी बात, राइट। आ जाइए जी। FCCBs are unsecured instruments which carry fixed rate of interest and an option for conversion into a fixed number of equity shares of the issuer company। ठीक है, इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस इज पेएबल इन डॉलर, वो मैं आपको बता चुका हूं कि हम जब फॉरनर को ये शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो बदले में डॉलर्स ले रहे हैं, और जब उसको पैसे देंगे उसके वापस, चाहे वो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन या इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो भैया डॉलर में ही वापस देने पड़ेंगे, राइट, फॉरेन करेंसी में ही। ठीक है, FCCB shall be denominated in freely convertible foreign currency। अब सर ये नया टर्म है, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, इसका क्या मतलब है? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी भी कंट्री को फॉरेन करेंसी किस लिए चाहिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी इज द क्लेम ऑन फॉरेन रिसोर्सेज। अगर आज की डेट में मेरे पास US डॉलर है तो भैया मैं डॉलर को यूज करके क्या जापान से कुछ परचेज कर सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि जापान को भी डॉलर की रिक्वायरमेंट है। क्या डॉलर को यूज करके मैं यूके से कुछ परचेज कर सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि यूके को भी डॉलर की रिक्वायरमेंट है। क्या डॉलर को यूज करके मैं नेपाल से कुछ परचेज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। डॉलर की रिक्वायरमेंट हर कंट्री को, राइट। तो इसका मतलब मैं डॉलर को चाहूं तो जापानीज येन में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं डॉलर को चाहूं तो यूके के पौंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं डॉलर को चाहूं तो नेपाल की करेंसी के बदले यूज कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, फ्रीली कन्वर्टेबल, राइट। अब मान के चलते हैं जी मेरे पास नेपाल की करेंसी है, नेपाल का रुपी है मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं इस नेपाल के रुपी को मैं जापान में यूज करना चाहूंगा
तो क्या जापान लेगा? कहता हो सकता है जापान ले, हो सकता है ना ले। अगर जापान को नेपाल से कुछ लेना है तो जापान मुझसे नेपाल वाला रुपये ले लेगा कि दे दो भैया, मुझे तो जापान से ट्रांजैक्शन करनी है, मैं उनको दे दूंगा, मुझे तो नेपाल से ट्रांजैक्शन करनी है। हो सकता है जापान को नेपाल से कोई ट्रांजैक्शन ना करनी है तो जापान मना कर देगा। इसी तरह क्या मैं यूके में यूज कर सकता हूँ? अगेन, अगर यूके को नेपाल से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो यूके कहेगी कि ठीक है भैया, हमें दे दो नेपाल की करेंसी और हमें नेपाल से कुछ सामान खरीदना है, बदले में हम उनको उनकी करेंसी दे देंगे। अगर यूके का नेपाल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना तो यूके मना कर देगी कि भैया हमें नेपाल की करेंसी नहीं चाहिए। तो जी ऐसी करेंसी विच कैन बी फ्रीली यूज्ड इन एनी कंट्री, विच कैन बी फ्रीली कन्वर्टेबल इन एनी अदर करेंसी, ऐसी करेंसी को हम कहेंगे फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। लेकिन ऐसी करेंसी जो कि हो सकता है कोई ना ले, यूज में ना आए, तो ऐसी करेंसी को हम कहेंगे कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट चाहती है अगर आप बाहर बॉन्ड्स इशू करके फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हैं तो वो फॉरेन करेंसी इंडिया के काम आनी चाहिए, ना कि इंडिया पे बर्डन बन जाए कि यार यूज कहां करें इसे, राइट। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भैया एफसीसीबी शैल बी डिनोमिनेटेड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर, जैसे कि पौंड, जैसे कि यूरो, जैसे कि येन, राइट। However, it must be kept in mind that FCCB अगेन अब मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा अगर आप बाहर से डेट रेज कर रहे हैं तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड जो हमारे पास गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस हमें कंप्लाई करनी है, फॉलो करनी है। तो चाहे आप ये जो बाहर से डेट ले रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लोन ले रहे हैं या इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक। तो एफसीसीबीज क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो बड़ा क्लियर कट यहां पर दिया गया कि भैया एफसीसीबीज को इश्यू करते हुए दिमाग में रखिएगा कि भैया एंड यूज रिक्वायरमेंट शैल बी कंप्लाइड विद। इस चीज का रिलेटेड एंड यूज रिक्वायरमेंट ईबीसीज एंड यूज रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि एफसीसीबी इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो जी एंड यूज रिक्वायरमेंट क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं। अब जी एंड यूज रिक्वायरमेंट के बारे में सुन लीजिए। जब बाहर से मतलब आउटसाइड इंडिया हम कैपिटल इंडिया में लेकर आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी की बात, ठीक, या फॉरेन एक्सचेंज कहूंगा मैं, फॉरेन करेंसी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी इज द पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो बाहर से हम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं। अब इंडिया में वो पैसा लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब लीगल, या फिर नॉन लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब इलीगल। वो पैसा इंडिया में प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर इंडिया में नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब मान के चलते हैं जी मैं बाहर से 100 करोड़ रुपए ले आया इंडिया में उधार पर। कितना उधार? कहता है 5% पर एनम मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसे इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया या अगेंस्ट द इंडिया? कहता है अगेंस्ट द इंडिया, इसलिए नॉट अलाउड। अगर मैं इसे नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया या अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ इंडिया? कहता है अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ इंडिया। 100 करोड़ रुपए ले आए बाहर से, इंडिया के सर पे कर्जा चढ़ गया, खाली आपके सर पे नहीं चढ़ा, एक तरह से इंडिया के सर पे कर्जा चढ़ गया। अब जी आप बिना प्रोडक्टिवली इसको यूज करे 5% पर एनम इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, मतलब 5 करोड़ रुपए हर साल आउटसाइड इंडिया जा रहा है। तो अगर ये पैसे से आप इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मान के चलो आपने इस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलता है पूरे साल का और आपको इंटरेस्ट पे करना है 4 करोड़ रुपए, तो इंडिया बेटा 4 करोड़ रुपए से हर साल गरीब होता जा रहा है।
राइट। तो इसीलिए इस पैसे को कहाँ यूज करना है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को कहाँ यूज करना है, उससे रिलेटेड हमें गाइडलाइंस में बताया गया, जिसे हम कहते हैं एंड यूज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब जी एक्चुअल में क्या होता है, जब कंपनी फंड्स रेज करके लाई है बाहर से, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पैसा तो प्रोडक्टिव पर्पस में यूज करे और कुछ पैसा नॉन प्रोडक्टिव पर्पस में, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस का मतलब जैसे कि ऑफिस की मेंटेनेंस होगी, टू मेंटेन द ऑफिस। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। और प्रोडक्टिव पर्पस का मतलब क्या हो गया, कहता है जी आउटपुट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर एंड यूज रिक्वायरमेंट बताई गई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड हमारे पास गाइडलाइंस है। और हमें कहा गया क्योंकि आपका एफसीसीबीज भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, तो भैया एफसीसीबीज मस्ट सेटिस्फाई द एंड यूज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हाँ, बेनिफिट है। जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब रेस करते हैं, मतलब एफसीसीबीज के फॉर्म में, तो 25% of FCC proceed can be used for general corporate restructuring, right? 25% of FCCBs can be used for general corporate restructuring. ठीक है जी। तो मतलब बाकी का 75% यू मस्ट यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस। बताओ जी, अगर कोई डाउट हो तो आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। जेके बोलते, थैंक यू जी। जेके बोलते जी, कोई डाउट हो तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है एफसीसीबीज से रिलेटेड। अच्छा, इसी तरह से एफसीईबीज है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है। सेम चीज, सेम चीज का मतलब कि हम जी इशू कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, हम फॉरेन करेंसी में इशू कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास फॉरेन करेंसी आने वाला है, हमें इंटरेस्ट पे करना है फॉरेन करेंसी में, हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करना है फॉरेन करेंसी में। लेकिन लेकिन अब ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं एबीसी लिमिटेड इशू कर रही है एफसीसीबी, तो जी यहां पर हमने कहा कि इन्वेस्टर को ऑप्शन दी जाएगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि भैया लेट्स से आफ्टर 3 years यू कैन कन्वर्ट द एफसीसीबी इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर एफसीसीबी में issuing company is offering its own shares, right? अपने खुद के शेयर ऑफर कर रही है ना कि आफ्टर 3 years यू कैन कन्वर्ट आवर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इनटू आवर इक्विटी शेयर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एफसीईबीज की, तो एफसीईबीज में क्या होता है कि इशूइंग कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। मतलब एबीसी लिमिटेड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर रही है और कह रही है कि भैया आफ्टर 3 years अगर आप चाहो तो आपको XYZ लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे, इस प्राइस पर मिलेंगे, राइट। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड जहां पर जो कंपनी इशू कर रही है एफसीईबीज, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रही है इन एक्सचेंज। तो कब पॉसिबल है, मैं कहता हूं जी ए बी सी लिमिटेड किसके शेयर्स ऑफर कर रही है, XYZ लिमिटेड के। अपने खुद के शेयर्स क्यों नहीं ऑफर कर रही, कहता है एबीसी मार्केट में नहीं है, एबीसी की मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है,
क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो ABC अगर ABC FCCBs इशू करेगी तो हो सकता है फेल हो जाए, इशू फेल हो जाए। मतलब फॉरेन में ABC के FCCBs कोई परचेज ही ना करे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता है, कि भैया ये कंपनी नहीं है और इसके शेयर्स लेके हम क्या करेंगे इन एक्सचेंज। लेकिन अगर ABC लिमिटेड FCEBs इशू करेगी और ऑफर कर रही है किसके शेयर्स, XYZ लिमिटेड के शेयर्स। XYZ लिमिटेड कौन है? कहता है सेम प्रमोटर ग्रुप। सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज है, जिसे हम इन शॉर्ट ग्रुप कंपनीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया XYZ लिमिटेड जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, वेल नोन है, जिसकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, जिसके कोई भी शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये जो ग्रुप कंपनी है वो अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रही है। कब कर सकती है? जब ABC लिमिटेड इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड कह सकती है देखिए जी मेरे पास XYZ लिमिटेड के शेयर्स है, तो जी मैं अपने बॉन्ड्स के बदले आपको XYZ लिमिटेड के शेयर्स देने के लिए तैयार हूं, राइट, क्योंकि मेरे पास XYZ लिमिटेड के शेयर्स हैं। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। तो ABC लिमिटेड कैन इशू फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। हाँ जी, foreign currency exchangeable bonds is used to raise funds from the international market against the security and exchangeability of shares of another company. Foreign currency exchangeable bonds means a bond expressed in foreign currency, principal and interest in respect of which is payable in foreign currency. तो भैया दोनों सेम ही तो है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दोनों सेम ही तो है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि भैया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कंपनी खुद अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में कंपनी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स ऑफर कर रही है, शेयर्स ऑफर कर रही है, राइट। द इशूड बाय एन इशूइंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी, subscribed by a person resident outside India, exchangeable into equity shares of another company being offered company which is an Indian company। ठीक है जी, तो ये कंपनी भी कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। ये कंपनी भी कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। ठीक है, अच्छा, ये कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में पहले अपने मेंबर्स की अप्रूवल लेगी। कि भैया हम अपने शेयर्स ABC लिमिटेड को दे रहे हैं और ABC लिमिटेड उन शेयर्स के बदले फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स इश्यू करेगी, और जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स बाय करेगा उसके पास ऑप्शन होगी हमारे शेयर्स में कन्वर्ट करना, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, किसके शेयर्स जा रहे हैं फॉरेनर्स के हाथों में? XYZ लिमिटेड के शेयर्स जा रहे हैं फॉरेनर्स के हाथों में। तो अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में होगी? कहता है जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट XYZ लिमिटेड में होगी। और क्योंकि इक्विटी शेयर्स XYZ लिमिटेड के फॉरेनर्स को मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। अब जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। कहां पर? फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो EBCL के अंदर, राइट। नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, जब कंपनी आउटसाइड इंडिया शेयर्स इश्यू करती है
तो भैया उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहां पर, XYZ लिमिटेड में, तब XYZ लिमिटेड के शेयर्स ABC लिमिटेड ऑफर कर सकती है। ठीक है जी, हाँ जी, आइदर होल और पार्टली और ऑन द बेसिस ऑफ एनी इक्विटी रिलेटेड वारंट अटैच टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक्सचेंजेबिलिटी क्या है, कहता है चाहे हो सकता है कंप्लीटली एक्सचेंजेबल हो, चाहे पार्टली एक्सचेंजेबल हो, चाहे वारंट अटैच कर दिया जाए। वारंट का मतलब एक डिटैचेबल थिंग। सेम प्रमोटर ग्रुप ने ऑफर किए इक्विटी शेयर्स एंड वो शेयर्स एक्सीडिंग 2% है एंड ऑल्सो कवर्ड अंडर द फ्लिपिंग एक्विजिशन। तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है क्या? अब जी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली टेक ओवर का एक क्वेश्चन रेज कर दिया है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें इंक्लूड हो जाती है। जब हम लोग आउटसाइड इंडिया ऑफर कर रहे हैं, 2% से ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो भैया वी मस्ट डिस्क्लोज द थिंग्स। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ठीक है, अभी शुरुआत में क्योंकि ये 4th ही क्लास है ना, अभी स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज नहीं करते। अभी पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे, इसलिए पार्ट बी पहले स्टार्ट किया है इंस्टेड ऑफ पार्ट ए। तो धीरे धीरे चीजों को लेकर चलेंगे। अभी तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि भैया जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है या जो देखेगा उसे वारंट का मतलब पता है नहीं पता कि वारंट क्या हो, राइट। तो इन्होंने कहा कि भाई वारंट भी अटैच किया जा सकता है, कहां पर, अलोंग विद द FCEBs। अब ये वारंट क्या होता है? वारंट का मतलब एक ऑप्शन, सिंपल सी बात। वारंट का मतलब एक ऑप्शन है, और वारंट जनरली क्या होता है, डिटैचेबल होता है। डिटैचेबल का मतलब आप मार्केट में वारंट की अलग से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच्ड है, बट वो डिटैचेबल होता है, उसकी आप अलग से भी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप CS प्रोफेशनल स्टूडेंट है इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ जी, तो वारंट भी अटैच किया जा सकता है कि भैया वारंट के बेसिस पर सामने वाले के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कन्वर्ट करवा सकता है, चाहे तो कन्वर्ट नहीं करवा सकता। It may be noted that issuing company to be the part of the promoter group of the offer or company and the offerer company। अच्छा ये और नहीं है, ये ऑफरर है, ग्रुप ऑफ ऑफरर कंपनी एंड द ऑफरर कंपनी इज टू बी लिस्टेड, दोनों ही लिस्टेड होनी चाहिए, ये कंडीशन भी आ गई जी। तो जी ये कंपनी भी लिस्टेड होनी चाहिए और ये कंपनी भी लिस्टेड होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड इज एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो FDI से रिलेटेड भी कंप्लायंस हमें देखनी है। अंडर दिस ऑप्शन एन इश्यूर कंपनी में इशू FCEBs इन फॉरेन करेंसी। चलिए जी, तो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स? यस वी कैन डिफरेंशिएट। और मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर जो इशूइंग कंपनी है वो अपने खुद के शेयर्स ऑफर करती है, और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के अंदर जो इशूइंग कंपनी है वो अपनी ग्रुप प्रमोटर कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है।